पीएम चल रही है। हमने कंपनी अकाउंट्स में प्रोराटा तो कर लिया था। आई थिंक लास्ट के 1-2 टॉपिक्स रह गए थे। ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें प्रोराटा था और फिर जो फोर फीचर के जो पॉइंट्स वगैरह थे वो हम लोगों ने किए थे। याद आ रहा है कुछ? ये 750 500 उनका एडजस्टमेंट किया था हम लोगों ने, जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो था। आप लोगों ने प्रैक्टिस की क्वेश्चंस? बताइए। चलिए फिर आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 2 यूनिट 18 करते हैं। देखिए, हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, मैंने आपको बताया था जितनी भी कंपनीज, जो भी आपकी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तो वो जो कंपनीज होती हैं वो सब इस एक्ट या फिर इससे कोई भी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर होती है। तो उसका जो सेक्शन 128 है वो ये कंपलसरी करता है कि कंपनी को क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और जो आपका सेक्शन 129 है वो कहता है कि आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। एक बार देख लीजिए, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 128 कहता है कि आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। सेक्शन 129 कहता है कि आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। और ये जो सेक्शंस हैं, इनके अंदर क्या लिखा है, इनके अंदर लिखा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज। और ये क्या होना चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए। जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे ना, AS 1 से 10 तक पढ़े थे, तो जितने भी आपके बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करते हुए आपको क्या करना है, कंपनी के जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है।
और वो भी किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसके लिए जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल 3 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है बैलेंस शीट और P&L अकाउंट जो है आपके वो बनाने हैं आपको, शेड्यूल 3। फिर इसके अंदर पार्ट्स हैं, पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, लेकिन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 जो है वो ये कहता है आपको क्या करना है, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट बनाना है। पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में आपका P&L है। तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें क्या है आपका बैलेंस शीट है और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए अब तक हमने जो भी बैलेंस शीट देखी है या डिस्कस की है, जैसे सोल ट्रेडर का, या जब हमने अभी फाइनल अकाउंट किया था उसमें क्या किया था हमने, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो उसमें जो बैलेंस शीट थी वो टी शेप बैलेंस शीट थी, इधर लाइबिलिटीज और इधर एसेट्स। लेकिन जो आपकी ये वाली बैलेंस शीट है, जो कंपनी एक्ट 2013 ने मैंडेटरी किया है कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो ये है। सबसे पहले तो लाइबिलिटीज को कैसे लिखेंगे, वहां पर हम सिंपल लाइबिलिटीज लिखते थे, और यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखना है। फिर यहाँ पर नोट नंबर, क्योंकि देखिए आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है। तो अगर आप यहीं पर ही कैलकुलेशन कर देंगे, इतना ये है इतना ये, तो बहुत आपका मतलब उसमें डिटेल्स तो सारी आ जाएंगी, लेकिन वो पढ़ने में इतना प्रेजेंटेबल या इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि सपोज शेयर कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये क्या करेंगे, उसके सामने लिख देंगे नोट नंबर 1। फिर बैलेंस शीट के नीचे आप ऐसे लिखेंगे, उनको नोट्स टू अकाउंट्स भी बोलते हैं, नोट्स ले बोल लीजिए। फिर वहां पे आप 1 नंबर डालेंगे और फिर आप उसमें लिखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल इतना है, पेड अप अभी हमने सब डिस्कस किए थे ना, इशूड कितना है, देन सब्सक्राइब कितना है, और आपका फिर उसमें भी पेड कितना है, अनपेड कितना है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप यहाँ पर नंबर डाल के, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी, जैसे हम वर्किंग नोट्स करते थे ना, तो सेम ऐसी जो उसकी नोट्स है वो हम बैलेंस शीट जहाँ पे खत्म होगी वहां पे बनाएंगे, तो उसका यहाँ पे नोट नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट पीरियड की फिगर्स लिखेंगे। सपोज इस साल जो आपकी शेयर कैपिटल, सपोज वो 10 लाख है सपोज, और लास्ट ईयर थी आपकी 8 लाख। तो इस तरह से आपको अमाउंट्स लिखना है, मतलब इस साल का और प्रीवियस ईयर का। इससे देखिए क्या फायदा होगा, एक तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है या फिर हमारा कोई लॉस हुआ है या फिर हमारी जो पोजीशन है वो खराब हुई है। तो वो इस फॉर्मेट को देखिए वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है उसके अंदर आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो कौन सी, मेन हेडिंग से देखिए, मेन हेडिंग है, सबसे मेन हेडिंग तो होगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे आपका क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसके अंदर आपकी ये 3 चीजें आएंगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये मैंने एक दिन समझाया था क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हम लोगों ने अभी कंपनी में डिस्कस किया था कि जब भी एप्लीकेशन मनी मिलती है हम क्या करते हैं, बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इस तरह से हम लोग एंट्री करके रख लेते हैं। लेकिन अलॉटमेंट पे टाइम मिलता है, क्या पता हमें बीच में 2 मंथ्स का ब्रेक मिल जाए कि 2 महीने लग जाए अलॉटमेंट करने में। तो उस केस में इन 2 महीने तक जब तक आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर देते तब तक वो जो पैसा है वो आप इस हेडिंग में दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वो शेयर एप्लीकेशन मनी जो कि आपको मिल गई है लेकिन अभी आपने उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू, शेयर्स अलॉट नहीं किए, इशू तो कर दिए तभी एप्लीकेशन मनी आई है, लेकिन अभी आपने अलॉट नहीं किए, मतलब
जो सेकंड कॉल हम लोग करते हैं ना एप्लीकेशन के बाद, फिर अलॉटमेंट ड्यू करके वो मंगाते हैं, वो नहीं प्रोसेस हुआ है, तो उस पैसे को आप तब तक यहाँ पे लिखेंगे। फिर थर्ड आपकी मेन हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जो कि विद इन अ ईयर नहीं आएंगी, और करंट लाइबिलिटीज जो आपको विद इन अ ईयर पे करनी है। ये आपको जो आपको बाद में देनी है, मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल बाद आपको पे करनी है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये सब जो है आपकी वो नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज है। और करंट लाइबिलिटीज आपकी कौन सी होंगी, वो आपकी लाइबिलिटीज जो आपको विद इन अ ईयर पे करनी है। जैसे कि ट्रेड पेबल्स, ये ट्रेड पेबल्स जो है इसके अंदर आपका आता है बिल रिसीवेबल्स, हम लोग पढ़ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आपके आते हैं डेटर्स, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। बाय चांस अगर वो आपसे पूछ लिए कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, ऑप्शंस दे देंगे, बी आर, डेटर्स, और सपोज कुछ और लिख देंगे, या फिर नन ऑफ दीज लिख देंगे, तो फिर उसमें ऑप्शन होगा कि ए और बी सही है, ए बी सी सही है, तो आपको लगाना होगा बी आर, और डेटर्स जो है वो आपके ट्रेड पेबल्स के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज और आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब आपके करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक्चुअली ये फॉर्मेट याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तभी आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आप आंसर कर पाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, उसके अंदर आपकी 4 मेन हेडिंग्स है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। आपको ये हेडिंग्स भी याद होनी चाहिए और इनकी सब हेडिंग्स भी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए एक। फिर उसके बाद आपका आता है एसेट्स। एसेट्स में आपकी कितनी हेडिंग्स हैं, एसेट्स में सिर्फ 2 ही हेडिंग्स हैं, पहला है आपका नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है आपका करंट एसेट्स। अब देख लीजिए नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले तो आएंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, और आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी आप उसको ना तो टेंजिबल में डाल सकते हैं ना इंटेंजिबल में, तो आप उसको क्या दिखा देंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जितना भी काम हो चुका होगा, सपोज फर्स्ट फ्लोर बन गया, उस फर्स्ट फ्लोर की जो वैल्यू है वो सपोज 10 लाख है, तो आप 10 लाख लिख देंगे, लेकिन उसके आगे आप वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख देंगे। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कोई कॉपीराइट परचेज करने की उसमें है, सपोज आप करने वाले हैं, या फिर आपने उसका कुछ अमाउंट पे कर दिया है, या फिर आपको कुछ एक्सटेंशन कराना है, जैसे परमिट्स मिलते हैं कुछ सालों के लिए मिलते हैं, आपने 5 साल के लिए और बढ़ाना है, तो ये आपका, अगर आपकी देखिए ये जो है आपका, ये आपका टेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसी एसेट जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, जैसे बिल्डिंग बन रही है या कोई और आपका कोई भी टेंजिबल एसेट बन रही है, और ये वाला जो ये आपका इंटेंजिबल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में है, कि कोई आपकी ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो वो आपको यहाँ लिखनी है उसकी वैल्यू। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पूरा कंपनी अकाउंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, प्रोराटा, और आपका और मुझे याद नहीं आ रहा अभी, फो फीचर रीइशू, है ना, ये जो भी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये वाला जो आपका फॉर्मेट है ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका इंपॉर्टेंट है कंपनी में। ठीक है, 2 चैप्टर्स आपके यूनिट 1 और पार्ट 1 पार्ट 2 दिए हुए आपकी बुक में, यूनिट 17 18 है शायद। ठीक है, तो ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद बच्चों को पता नहीं था कि क्लास है। बताइए, कोई तो बताओ भाई। अच्छा, शायद मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। नहीं, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ।
शायद कुछ लोग ऑफिस में होंगे, लेट आए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, हाँ हो सकता है, अभी 8 नहीं बजे। चलिए कोई नहीं, फिर मैं इसको करती हूँ कंटिन्यू। किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा बीच में। एक्चुअली आज मैं भी फॉर्म में नहीं हूँ पढ़ाने के, अभी 1-2 दिन लगेंगे वापस आने में। चलिए, तो आपके जो नॉन करेंट एसेट्स है, देखिए इस चीज में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है। अब वहां पर आप देखिए कितनी सारी चीजें लिखी, फिक्स एसेट्स नॉन करंट में आती है, टेंजिबल नॉन करंट में आती है, इनटेंजिबल। अगर कोई आपसे पूछे फिक्स के अंदर क्या आता है, तो फिक्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके अलावा आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सपोज आपने कोई 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अभी मतलब आपको समझाने वाला पॉइंट नहीं है ये, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फिर। बस आप ये समझ लीजिए कि डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो आपका नॉन करंट एसेट में आता है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग मैडम टर्म नॉन लोन्स एंड, नॉन करंट असेट जो है जी वो नॉन करंट असेट किसको बोलते हैं? सर, नॉन करंट एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं जिनका बैलेंस विद इन अ ईयर चेंज नहीं होगा। अच्छा, जी, सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। करंट नॉन करंट का मैंने आपको बताया था पहले भी। करंट का आप याद रखिए कि करंट को करंट लगता है तो बाबर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, ज्यादा हिलता है। करंट एसेट्स, तो उसमें क्या होता है, सपोज इन्वेंट्री है, आज 10,000 की है, सेल हो गई तो 5,000 की रह गई सिर्फ। ठीक है, 2 दिन बाद क्या हुआ, आपने परचेज कर लिया 2,000 का, तो कितने की हो गई, 7,000 की हो गई। तो ये क्या है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंज ज्यादा होता है। और वो भी कितना, विद इन अ ईयर होता है, मतलब एक साल में ही। देखिए, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बैलेंस विद इन अ ईयर कई बार चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके ट्रेड रिसीवर्स, अच्छा वो मैंने ऊपर ना गलत बता दिया, गलत इन द सेंस, जो ट्रेड पेबल्स है वो BR नहीं BP होगा, और डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स आएगा। मतलब बात वही है, अब ये याद रखिए, जो ये ट्रेड वाला वर्ड है ये आपका 2 चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए और आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए। तो यहाँ पर आपके ट्रेड पेबल्स होंगे, ऑब्वियसली लाइबिलिटी में BP और क्रेडिटर्स होंगे, और आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है इसमें आपके आएंगे BR एंड डेटर्स। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बैलेंस जो है वो विद इन अ ईयर बहुत बारी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स है, 3 महीने बाद बेच दी, फिर आपने 2 महीने के लिए फिर कहीं से इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, एक और चीज, एक क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकते हैं वो कि सपोज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 31 मार्च 2000, ये 22 चल रहा है ना, इस इस डेट को वो मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सपोज आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, ये वाली थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है इट विल बी मैच्योर्ड ऑन 31 मार्च 2022। इस दिन ये मैच्योर हो जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगा इसका पैसा। तो आप क्या करेंगे, जो 5th ईयर होगा ना, मतलब ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में इस नॉन करंट एसेट को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। समझ रहे हैं, ऐसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि जिस साल का फाइनल अकाउंट बना है उसी साल में वो मैच्योर होनी है, मतलब रिडीम होनी है, तो उसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, फिर आप उसको करंट एसेट में ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है? हो सकता है पूछ ले आपको डेट देके कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, 5 ईयर की थी, या ना भी दे 5 ईयर्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और इस डेट को वो मैच्योर हो रही है, तो बताइए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये जो करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है इसको क्या कहेंगे? क्या इसको करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे या नॉन करंट ही कहेंगे? इस तरह से और ऑप्शंस जो भी देंगे। तो कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपका उस साल में मैच्योर होनी है जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हैं, तो वो आपका करंट इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नॉन करंट है वो हमेशा नॉन करंट ही रहेगी, वो तब तक नॉन करंट रहेगी जब तक उसका 1 साल नहीं बचता।
जैसे ही उसका 1 ईयर रिमेनिंग रह जाएगा तो वो इधर आ जाएगी, क्योंकि फिर वो करंट एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगी ना। फिर ये 5 साल वाली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये फिफ्थ ईयर में मैच्योर होगी, तो इस साल इस पे रूल कौन सा लग गया, इस साल इसका बैलेंस चेंज होगा तो वो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो आपके करंट एसेट्स जो हैं उसमें आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज मतलब आपका स्टॉक, और आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, बीआर डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो मतलब है वो ये होता है, कैश तो है ही, उसके अलावा बैंक और उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत ही शॉर्ट स्पेन में, 1 साल नहीं, मतलब सपोज 15 डेज में, 1 मंथ में, या मैं श्योर नहीं हूं, शायद जो भी आपकी एसेट्स 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स वो कैश में कन्वर्टेबल होती है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक बार इसको मैं कंफर्म कर लूंगी, पर अभी जितना मुझे पता है उतना शायद ये पॉइंट उसमें होता है कि कैश आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। देखिए कैश में तो कैश ही आएगा, जो ये कह रहे हैं कैश इक्विवेलेंट्स ना, इसमें एक तो आता है बैंक, एक आपका आता है, आप कह लीजिए उसको वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स कह लीजिए, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे आ गई, इससे भी ज्यादा जो कम समय में कन्वर्ट हो जाती है कैश में, उसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने कुछ सपोज कोई 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए आपने कोई लोन दिया हुआ है या फिर कोई उधार दिया हुआ है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आया और जो बचा हुआ आपका अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। इतना क्लियर है? अगर इसमें कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम एक पूछना है इससे रिलेटेड ही है। जी पूछिए। इनफ्लो रिटर्न और एक आउटफ्लो रिटर्न होता है, उसका डाउट है, कंफ्यूज दूर करना। जी सर, इनफ्लो रिटर्न और आउटफ्लो रिटर्न। मैडम ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड ये है क्या? सर मेरे ख्याल से तो वही है ये, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड मैंने ये तो नहीं सुना है, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड तो होता है। सर आपने कहाँ पर पढ़ा है सर, मुझे बताइए। मैम कोई क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन देख रहा था तो अच्छा उसमें। अच्छा, उसमें इनफ्लो वर्ड था? हाँ, इनफ्लो और आउटफ्लो वाला। सर इनवर्ड आउटवर्ड तो नहीं था? श्योर हैं आप? हो सकता है मैम इनवर्ड होगा, कंफ्यूजन में। अच्छा कोई बात नहीं सर। ये जो देखिए अपने रिकंसिलेशन वाले टॉपिक में था। कौन से टॉपिक में था सर? डीआरएस में मैम। बीआरएस में? हम्म। देखिए सर अगर बीआरएस में था तो इनफ्लो रिटर्न और आउटफ्लो रिटर्न हो सकता है, लेकिन देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस वर्ड का, इस कंबाइंड वर्ड का मीनिंग नहीं पता है सर, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। जो एक अपन परचेज करते हैं उसको रिटर्न करते हैं, और एक सेल्स जी रिटर्न करते हैं जी उससे। जी, वो तो सर उसको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं सर। हाँ, तो उसमें कौन सा वाला सेल्स देखिए सर के? मैं बताती हूँ, रिटर्न इनवर्ड जो है, देखिए सर, ऐसा ऐसी चीज वापस जो हमारे पास आई है, तो सर क्या चीज आएगी, जो हमने बेचा होगा वही तो हमारे पास वापस आ सकता है, तो ये आपकी सेल्स रिटर्न होती है। ठीक है सर, रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न होती है, और रिटर्न आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड का मतलब ऐसा रिटर्न कुछ वापस हुआ है जो कि बाहर गया है, तो वो क्या होगा सर। अब देखिए मैंने कुछ परचेज किया है, उसमें से कुछ सामान डिफेक्टेड निकल गया, तो उसको मैं क्या करूंगी, रिटर्न करूंगी, और उसको वो कैसा रिटर्न होगा, वो ऐसा रिटर्न होगा जो कि बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड जो बाहर जा रही है वो परचेज रिटर्न होती है, और सर जो वापस हमारे पास आ रही है, इसके अंदर हमने सामान बेचा होगा, उसमें से कुछ खराब निकल गया तो कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, वापस कर दिया तो परचेज हमारे पास। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएंगे ना? जी सर, इनका जो बैलेंस है वो तो क्रेडिट में रिवर्स आएंगे होता ना? है। जी देखिए परचेज का क्योंकि डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा, अच्छा अच्छा। सेल्स का आपका क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा। ठीक है सर।
और कोई डाउट है किसी का? सेल्स का डेबिट हो जाएगा ना, इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड का? हाँ हाँ जी सर, डेबिट हो जाएगा। मैडम एक बार एसेट वाला थोड़ा हल्का हल्का रिवीज ये जी कर मैं दीजिए ना। बता देती हूँ सर, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए एसेट्स में देखिए सर, जो हमारा एसेट्स है, एसेट्स में यहाँ पे बताती हूँ। एसेट्स में सर दो कैटेगरीज है, नॉन करंट एंड करंट। करंट के अंदर हमारा आएगा जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स है, और इन दोनों का ही एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर डेवलपमेंट नहीं लिख रही हूँ मैं, वर्क इन प्रोग्रेस लिख रही हूँ दोनों का। टेंजिबल का जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, जो इंटेंजिबल का वर्क इन प्रोग्रेस है उसको अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? और ये चारों मैडम पॉइंट्स जो है वो मैडम किस जो कैटेगरी के अंडर? इंटेंजिबल का वर्क इन प्रोग्रेस बता रहे हैं, जी तो इंटेंजिबल में तो जैसे लोगो सर मैं बताती या हूँ ये सारी सर, चीज। मतलब वर्ड में गलत यूज कर रही हूँ, वो इसके लिए आएगा, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। देखिए अगर सपोज कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम्म अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है, तो उसको आप बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और ये कौन सी एसेट है सर? ये टेंजिबल के रिलेशन में है। इंटेंजिबल हाँ। ठीक है सर, क्योंकि वही अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट है सर, सपोज कॉपीराइट है ना, और क्या होता है, पेटेंट्स हो गया। सपोज इसमें आपको कुछ और आप इसमें डेवलपमेंट करा रहे हैं, उसके लिए आपने कुछ पेमेंट कर दी है, कुछ अभी बाकी है, तो कम अभी ये इंटेंजिबल वाले कैटेगरी में तो हम ट्रांसफर इसको नहीं कर सकते क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर अभी बात चल रही है और प्रोसेसिंग में है, आप एक दो इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, या भी उसमें जैसे सर वो नहीं होता, लाइसेंस मिलने में थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, 2-3 महीने का, कभी साल भी लग सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये वाले जो अमाउंट होगा, जितना आपने एडवांस दे दिया है या जो भी कंडीशन है, वो आप लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है सर? कंफ्यूजन है तो पूछिए। टेंजिबल एसेट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई टेंजिबल एसेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आएगा। कोई भी टेंजिबल एसेट अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रोसेसिंग कहना चाहिए, तो उस केस में आप लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है? उसके बाद देखिए सर, और ये जो चारों हेडिंग्स है ये कौन सी कैटेगरी में आती है? फिक्स एसेट में। तो अगर आपसे कोई पूछे फिक्स एसेट में क्या क्या आता है, तो प्लीज याद रखिएगा, एक्चुअली ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये पहले नहीं थे। जो बैलेंस शीट हम नॉर्मल बनाते हैं उसमें ये दोनों कभी नहीं आते थे, सिर्फ टेंजिबल इंटेंजिबल आता था। तो ये क्योंकि अब कंपनीज अकाउंट 2030 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जी तो अब वो ये इस चीज को भी वो कंसीडर करते हैं कि इसको भी आपको बताना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे काम है जिसमें 2 साल 3 साल लग जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तभी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। लेकिन अब कंपनी अकाउंट्स 2013 का कहना है कि जो भी चल रहा है उसको आप सब चीज दिखाइए। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स को ऐड किया गया है इस वाले फॉर्मेट में, पहले ये नहीं था। तो फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब टेंजिबल का वर्क इन प्रोग्रेस, और अंडर डेवलपमेंट में इंटेंजिबल का जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एटलीस्ट जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जिस साल का आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, उस साल में उसकी मेच्योरिटी नहीं है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर मेच्योरिटी उसी साल में है तो वो करंट में आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि अगर ये नॉन करंट एसेट 5 ईयर वाली मेच्योरिटी की है तो ये हमेशा नॉन करंट ही रहेगी, नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अगर उसकी मेच्योरिटी उसी साल है जिस साल का आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो करंट में लिखी जाएगी, और अगर उस साल में उसकी मेच्योरिटी नहीं है तो वो नॉन करंट में लिखी जाएगी। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स।
एक्चुअली अब उन्होंने क्या किया ना, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी और ज्यादा, जिससे कि लोग बचे ना। बचे ना इन द सेंस, लोग क्या करते थे पहले, ये दोनों चीजें नहीं दिखाते थे, तो अब इसके लिए भी उन्होंने हेडिंग्स डाल दी, तो अब उनको ये भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए तभी तो ट्रू पिक्चर तो तभी पता चलेगी ना, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है फुल डिस्क्लोजर का, और हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन भी है फुल डिस्क्लोजर का, तो वो तो तभी फॉलो होगा ना जब इस तरह की चीजों को भी आप शो करेंगे। ठीक है सर, तो नॉन करंट और करंट का समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो क्या होता है कि सपोज अगर कभी, एक एग्जांपल से मैं बता देती हूँ आपको, जो आपके वो होते हैं ना साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे भी इन चीजों की थोड़ी कमी है, लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं या फिर आप कोई भी उसमें खर्चा करते हैं, तो आपको ना सर उसकी जो डिडक्शन मिलती है ना, वो 175% तक मिल जाती है, इवन 200% तक भी मिल जाती है। अब आप सोचिए, आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इस प्रोजेक्ट में, आपको डिडक्शन मिल गई कितनी, सपोज 200% मिल गई। इसका मतलब आपको जो छूट मिलेगी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, तो डिडक्शंस जो है वो कितने की मिल गई, 20 करोड़ की। कंपनी को प्रॉफिट हुआ कितना, सपोज 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 2 करोड़ यहाँ से एडजस्ट हो गए। अब 18 करोड़ का लॉस तो दिखाएगी नहीं कंपनी, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो भी मतलब टैक्स वगैरह जो भी बनता है, तो उसको वो क्या करते हैं, उसको टैक्स एग्जम्पशन लेने के लिए, कि जैसे 2 करोड़ का प्रॉफिट है तो 2 करोड़ का आपने एग्जम्पशन यहाँ ले लिया, फिर 18 करोड़ बचे, तो उसको ये यहाँ पर डाल देंगे। मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, अभी सिर्फ मैं समझने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये क्या चीज होती है। तो फिर ये एक तरह से हमारी एसेट हुई ना, हमारे पास अभी 18 करोड़ रुपए और बचे हुए जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको डेफर्ड टैक्स एसेट होती है। सेम ऐसी लाइबिलिटी भी होती है, वो आपकी लाइबिलिटी वाली कैटेगरी में, तो अगर आपके लिए पॉजिटिव होगा तो एसेट हो जाएगी, नेगेटिव होगा तो लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे लोन्स और एडवांसेस जो इस साल में आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो आपके ऊपर आ जाएंगे नॉन करंट में, और जो मिलेंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा कोई और ऐसी एसेट जो ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आ पाई है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, नीचे डिटेल्ड में होगा, जो भी दिए हुए हैं उसमें से मैं आपको बता दूंगी क्या क्या इसमें आ सकता है। ठीक है, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाले से रिलेटेड है। स्टॉक हो गया ये आपका। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका क्या क्या हो गया, बिल रिसीवेबल्स हो गया और डेटर्स हो गए। कैश इन कैश इक्विवेलेंट में मैंने आपको बताया, कैश के अलावा बैंक आएगा, और आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आई थिंक वो वाली आती है जो कि विद इन 3 मंथ्स वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अभी इसको मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी, हो सकता है कोई चेंज हुआ। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस इससे रिलेटेड हो गए, लॉन्ग टर्म ऊपर, शॉर्ट टर्म नीचे। और नीचे वाली की डेफिनेशन क्या है, 1 साल वाली डेफिनेशन है। 1 साल के अंदर मिलेंगे तो करंट, 1 साल के बाद मिलेंगे तो नॉन करंट। फिर यहाँ पर आपके इसके नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स बनेंगे। सपोज फिक्स जो टेंजेबल एसेट्स है आपकी कंपनी में 10 है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, और क्या क्या होता है, और जो भी आपकी एसेट्स होती है, सपोज ऐसे करके आपके पास 10 कैटेगरीज में। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नहीं दिखाएंगे वो सब, यहाँ पर आप नोट नंबर डालेंगे। सपोज यहाँ पे नोट नंबर आया 5, तो फिर आप नीचे लिखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा है नोट्स वाले, आप ऐसे लिखेंगे ये 5th, और इसमें हेडिंग डाल देंगे कि किसका है, ये था फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट का नहीं सॉरी, टेंजिबल एसेट। फिर टेंजिबल एसेट हेडिंग डालेंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे आप लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का है, फर्नीचर 2 लाख रुपए का है, और आपका व्हीकल है 1 लाख रुपीज, सॉरी 10 लाख रुपीज का। तो इस तरह से जो भी डिटेल्स होंगी वो आप इस फॉर्मेट में नहीं दिखाएंगे। फिर इनका सपोज टोटल आया 50 लाख, तो इस 50 लाख को आप यहाँ पर टेंजिबल के सामने लिख देंगे, सॉरी
यहाँ पे नोट नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये वाली बात क्लियर है? नोट नंबर यहाँ पे डलेगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू डलेगी, और पिछले साल जो थी वो यहाँ पे लिख देंगे। सपोज आपकी लास्ट ईयर जो एसेट्स थी वो 10 लाख थी, इस साल आपने कुछ एक्वायर किया होगा तो 15 हो गई। मैडम एक इसमें बार से क्वेश्चन कैसे आएंगे? सर इसमें से जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं ना, न्यूमेरिकल तो नहीं आता इसका, इसमें सर अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इवन आप लोगों का तो जेआई भी है, इवन जो आपके कॉलेज एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी अभी तो फॉर्मेट के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे जैसे? कि सर मैं बताती हूँ, जैसे कि वो आपसे पूछेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर इनमें से क्या क्या आता है, तो या तो पूछ लेंगे नहीं आता है वो बताइए, कि सपोज आपको ये चार दे देंगे और बोलेंगे कि, या एक काम कीजिए, आपको ना मैं टिक कर रही हूँ जो जो देंगे। सपोज उन्होंने लॉन्ग टर्म दे दिया, और एक लॉन्ग टर्म तो आप समझ जाएंगे, कुछ और लेते हैं, करंट लायबिलिटी का लेते हैं। सपोज ट्रेड पेबल्स दे दिया और आपका अदर करंट लायबिलिटीज दे दी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे दी, और पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो जो भी फोर्थ ऑप्शन होगा, सपोज फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दे दिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आप कहेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो उसमें नहीं आएगा, वो करंट में नहीं आएगा, वो नॉन करंट में आता है। तो अभी तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना सर, वो यही वाले पूछे जा रहे हैं कि फिक्स एसेट के अंदर कौन कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा। सपोज करंट एसेट वाले उठा के दे देंगे, फिक्स एसेट में से एक आपको दे देंगे, ये वाला दे देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बताइए कहाँ आता है, तो आपको बताना है कि वो फिक्स एसेट के अंदर आता है। और अगर मेजर हेडिंग पूछे तो नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। ठीक है, अभी तो जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जेआईबी में मुझे, वो इसी टाइप के हैं। न्यूमेरिकल तो अभी आया नहीं है ऐसा कोई, एक्चुअली इसमें कुछ होता भी नहीं ना न्यूमेरिकल ऐसा, वो एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, वो तो बहुत लेंथी न्यूमेरिकल हो जाता है, तो वो तो आपसे नहीं पूछेंगे। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मेट से ही आ रहे हैं कि बताइए नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, टेंजिबल के अंदर क्या आएगा, या फिर आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा, या फिर इस तरह से पूछ लेंगे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी इस साल में मैच्योर होनी है, तो बताइए कहाँ आएगी, पूरी डिटेल दे देंगे उसकी, तो आपको बताना करंट में आएगी कि नॉन करंट में आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये फॉर्मेट जो है इसको लर्न कर लीजिए, ये आपके आगे भी काम आएगा, जब आप लोग सीआईबी करेंगे तब भी ये काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप एक एडवांस कोर्स में जाते हैं तो वहां पे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको एटलीस्ट इन चीजों की मीनिंग पता होंगे अगर आप जेआईबी पढ़ के आए तो वहां पर आपको बीआर और डेटास ना देखिए, डायरेक्ट आपको बोलेंगे ट्रेड पेबल्स इतने हैं, तो वो आपको समझना है कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें बीआर और सॉरी पेबल्स हैं तो बीपी और क्रेडिटर्स हैं ये, तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए भी प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें फॉर्मेट के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैम ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ये क्या है? जी से बताती हूँ, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होती है, ये मैंने अभी बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी तब। इसमें क्या होता है सर, सपोज मैंने आपको कंपनी में बताया था, जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपने पैसा रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद अभी आपने शेयर्स जो है वो दिए नहीं है, मतलब अलॉट नहीं किए, क्योंकि गैप होता है ना, दोनों कॉल्स में गैप होता है, आपने एप्लीकेशन मंगा के आप फिर देखते हैं कि क्या पता ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो फिर प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए देखना पड़ेगा कितना करना है क्या करना है, ऐसे करके ना। तो अलॉट एप्लीकेशन के बाद और अलॉटमेंट से पहले ये जो बीच का पीरियड होता है, सपोज 2 मंथ्स 3 मंथ्स या कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो वो अमाउंट तब तक आपकी इस वाली कैटेगरी में जाएगी, और जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो फिर ये जो पैसा ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको एसेट्स में, वो भी तो वर्क इन प्रोग्रेस ही तो था, तो एक तरह से ये शेयर कैपिटल का वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना बहुत ज्यादा आ गई हो तो कुछ को वापस भी करना पड़े, तो फिर वापस करेंगे, एडजस्ट करना होगा तो एडजस्ट करेंगे, तो तब तक के लिए इस पैसे को इन अकाउंट्स में डाल के रखता है।
बताइए, क्लियर है? यस मैम। और कोई डाउट? रिजर्व एंड सरप्लस में आपके आते हैं, अभी हमने जो कंपनी अकाउंट्स में सीखा था ना, कैपिटल रिजर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो पैसा है वो आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। कैपिटल रिजर्व आता है, जनरल रिजर्व आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ये सब चीजें आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आती हैं। और देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपको किस चीज में हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा रेशो वाले चैप्टर में। कैसे हेल्प करेगा? वो पूछेंगे शेयर होल्डर्स फंड क्या है। अगर आपको इसका फॉर्मेट याद होगा तो आपको पता होगा शेयर होल्डर्स फंड में ये दोनों चीजें आती है। ये तो जनरली यूज नहीं होता, लेकिन ये दोनों चीजें आती हैं। तो फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ आपको इतना याद करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। लेकिन आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है। वो आपको पता है इस वाले फॉर्मेट से कि ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है। अगर सपोज एक वाला क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग टर्म वाला, तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या आता है। तो इस तरह से ये वाला ये जो फॉर्मेट है, ये आपको हेल्प करेगा उसमें रेशो वाले चैप्टर में। ठीक है, तो प्लीज ये जो फॉर्मेट है आपको याद हो जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखते हैं। अब ये जो नीचे इसकी डिटेल्स दी हुई, ये बताया हुआ इसमें क्या क्या आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है। जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं ना, जब वो आपके सपोज हमें पता है कि 10 इयर्स बाद वो आपको रिडीम करने हैं, सपोज 20 लाख के हैं, तो अब एकदम से तो आप 20 लाख रुपए नहीं दे पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, ईयर बाय ईयर जिस साल में भी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो एक अमाउंट इस अकाउंट में डालते रहोगे, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। फिर इसमें अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, जैसे हमारा होता है ना सिंकिंग फंड वाला डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं, सेम ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए ये वाला अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी जब हम लोगों ने कंपनी के क्वेश्चंस किए थे, तो जो शेयर्स प्रीमियम पे रिसीव होते हैं, तो उसमें जो प्रीमियम वाली अमाउंट है वो यहाँ पे शिफ्ट होती है। आपको याद है फॉरफीचर के टाइम पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर प्रीमियम प्लस कॉल्स एंड अरियर हो गए, जिस कॉल में प्रीमियम है उसी कॉल में कॉल्स एंड अरियर हो गए, तो उस केस में तो प्रीमियम आप वापस करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको प्रीमियम मिल गया उस वाली कॉल में नहीं हुए, लेकिन कॉल्स एंड अरियर उसमें सेम कॉल में कॉल्स एंड अरियर्स नहीं हुए, तो उस केस में ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और नॉर्मली तो होता ही है सारा, कॉल्स एंड अरियर के केस में ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। फिर आपका अच्छा सॉरी, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व प्रेफरेंस के लिए होता है, डिवेंचर्स के लिए अलग होता है। ठीक है। और ये हर कंपनी का अपना अलग अलग भी होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? जैसे कि सपोज आपकी कोई एसेट है, आपने 10 साल बाद उसको रिवैल्यू किया, तो पहले उसकी वैल्यू 10 लाख थी, अब किसी रीजन से कम हो गई, तो उस केस के लिए आपको ये वाला रिजर्व बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सिर्फ एक नॉर्मल सा आप एक आइडिया रखिए कि रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है? बॉन्ड, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स। टर्म लोन्स कौन कौन से? जो आपने बैंक से लिए हुए प्लस कहीं और से लिए हुए वो भी। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो आपने फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दी है। डेफर्ड का मतलब होता है कि अभी नहीं पे किया, फ्यूचर में पे करेंगे। तो ऐसी लायबिलिटीज जो आपने कि फ्यूचर में आप पे करेंगे, इनको डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। उसके अलावा डिपॉजिट्स हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये सब आपके इस कैटेगरी में आते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में इसमें आपका आएगा ट्रेड पेबल्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आप कहेंगे मैम ट्रेड पेबल्स तो आपने बताया था कि बीपी और क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया? यहाँ पर ये उस कंडीशन में आएगा कि अगर इनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर होगी, तो उस कंडीशन में यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे आपके वो होते हैं क्या क्या होते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपके, जैसे ESI हो गया, और आपके PF वाले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो सब आपके उसके प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्योंकि ये कब मिलता है?
या तो पर्सन की जब डेथ होती है तब मिलता है, या फिर वो वीआरएस ले, या फिर वो रिटायर हो, इन कंडीशंस में मिलती है, तो इसलिए उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होता है, जैसे आपका लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज हो गया, ये मतलब सेम ही है, बस इसमें क्या कंडीशन है कि जो आपको विद इन अ ईयर पे करना है। अदर करंट लायबिलिटीज में देख लीजिए क्या क्या आता है। देखिए मैंने आपको बताया था करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कि ऐसे लॉन्ग टर्म डेट्स जिनकी जो मैच्योरिटी है वो आपकी कब है, इसी साल में जिस साल का आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। अनपेड डिविडेंड यहाँ पर आता है, इनकम रिसीव इन एडवांस यहाँ पर आता है, ये आप लोगों ने पढ़े हैं ना, इंटरेस्ट अक्रूड, इनकम रिसीव इन एडवांस, उसमें जाता है ना, ये लाइबिलिटी होती है ना आपकी, इनकम रिसीव इन एडवांस लाइबिलिटी होती है, मैंने आपको फाइनल अकाउंट में पढ़ाया था, तो वो आपकी कहाँ पर आएगी, अदर करंट लाइबिलिटी में आएगी। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि बताइए इनकम रिसीव इन एडवांस जो है वो कहाँ पर जाती है, तो आपको बताना है अदर करंट लाइबिलिटीज में, मतलब करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर करंट लाइबिलिटी में आती है, ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो ऑप्शन में होगा, करंट लाइबिलिटी ऑप्शन में होगा तो ये कर दीजिएगा, अदर करंट लाइबिलिटी होगी तो ये कर दीजिएगा। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स जो है ना, इनको प्लीज याद कर लीजिएगा। अनपेड डिविडेंड पूछ सकते हैं कि बताइए कहाँ आएगा, इनकम रिसीव इन एडवांस पूछ सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ऐसे बेनिफिट्स जिनकी जो मेच्योरिटी या फिर जो यूज है वो बहुत जल्दी, जैसे कि सपोज आप बोनस के लिए, दिवाली बोनस के लिए आप कोई प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो वो तो उसी साल देना है दिवाली पे, तो वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। टेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बताया था अभी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सब आ जाएंगे। इंटेंजिबल में गुडविल, ब्रांड, सॉफ्टवेयर, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉपर्टी में किया हुआ है या इक्विटी में किया हुआ है, प्रेफरेंस में किया हुआ है, बॉन्ड्स में किया हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड्स, तो ये सब आपके इंटेंजिबल में आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, देखिए जहां पर लॉन्ग टर्म आ जाएगा मान के चलिए आफ्टर 1 ईयर जिनकी पेमेंट होनी है, बस। अदर नॉन करंट में क्या क्या आएगा, देखिए अदर नॉन करंट में लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, सपोज ऐसे बीआर और डेटा जिनकी पेमेंट 1 साल बाद आएगी, तो फिर उनको आप अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपके आगे इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स। इन्वेंट्रीज में देखिए सब कुछ आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, सब। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके ये सब चीजें आती हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म में सपोज विद इन ईयर जिनकी पेमेंट रिसीवेबल है ना, मिलनी है। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लीजिए एक बार, बैंक में जो पैसा है, जो आपके हाथ में पैसा है, ये तो कैश हो गया, बैलेंस विद बैंक बैंक हो गया। उसके अलावा आपके पास जो भी चेक और ड्राफ्ट्स हैं आपके हाथ में, वो भी तो कैश इक्विवेलेंट है, जिस दिन जाके बैंक में देंगे उस दिन पैसा मिल जाएगा। देखिए बैंक डिपॉजिट्स मोर देन 12 months मेच्योरिटी shall be disclosed separately। 3 months वाला जो पॉइंट है ना वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप प्लीज उसको कंसीडर मत कीजिएगा। हेलो मैम। जी सर बताइए। मैम एक क्वेश्चन था कैपिटल वाला, कैपिटल वाला उसको कौन सा कैलकुलेट सर? करने के लिए मैंने वो उसमें ग्रुप में डाला था, क्या उसको क्वेश्चन एक था बार सर? बता सकता, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, उसको एक बार समझा दीजिए मैम। अच्छा ठीक है सर, मैं ये टॉपिक के बाद समझा दूंगी, ठीक है। ओके। तो ये आपको क्लियर है, थोड़ा बोरिंग सा तो हो रहा है, लेकिन आप लोगों को प्लीज एक बार इसको ना गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें और कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मेट से आएगा, तो आपको फॉर्मेट के जो अंदर के पॉइंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट 1 में क्या है, बैलेंस शीट है,
और पार्ट 2 में आपका P&L है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम लोग पहले P&L बनाते हैं, मतलब नॉर्मल वाले इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग P&L इस तरह से बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन इस फॉर्मेट में क्या बोला कि पहले बैलेंस शीट बनाइए फिर P&L बनाइए, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड P&L का। अब देखिए जरा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिस चीज में भी आप डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको रेवेन्यू मिला, मतलब सेल्स। भाई अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है तो पेन बेच के जो मुझे पैसा मिलेगा वही तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, बताइए। यस मैम। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे जब नीचे डिटेल्स देखेंगे, पर अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि आपका मेन बिजनेस जो है उससे जो आपकी अर्निंग हो रही है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा अदर इनकम क्या हो सकती है, सपोज रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। अभी तो हम क्या करते थे, सारी चीजों को क्रेडिट साइड लिख देते थे, सेल्स को ट्रेडिंग में, बाकी सबको P&L में। अब क्या किया है इन्होंने, अब उन्होंने उसको अलग अलग कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग लिखिए, उसके अलावा मतलब जिस चीज में आप डील कर रहे हैं वहां से जो इनकम मिली है उसके अलावा जो आपको इनकम्स मिली है वो आपकी कहाँ पर आएंगी, अदर इनकम कैटेगरी में आएगी। क्या क्या हो सकती है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। अब देखिए अगर सपोज किसी का बिजनेस ही लेट आउट वाला है कि वो किराए पे ही देते हैं, सपोज किसी ने एक बिल्डिंग बना के उसको पूरा रेंट किया हुआ है, तो उस केस में तो वो उसका बिजनेस हो गया, तो फिर वो उसका कहाँ चला जाएगा, उस समय वो रेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन है, सपोज एक पूरा किसी का घर है, उसने अपना एक रूम रेंट पे दिया हुआ है, या फैक्ट्री का कोई पार्ट आपने रेंट पे दिया हुआ है किसी और को, तो वो आपकी अदर इनकम में आएगा। फिर इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो भी एक्सपेंसेस थे ना, पहले हम लोग क्या करते थे, सारे एक्सपेंस को एक साथ लिख देते, किसी को ऊपर किसी को नीचे कहीं पे भी लिख देते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रॉपर एक आपको कैटेगरी दी हुई है, उसी के अंदर आपको लिखना है। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और भी चीजें आएंगी बताऊंगी। इन तीनों चीजों को एडजस्ट करके जो आएगा वो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वहां पे हम लोग लिखते थे ना, ये ओपनिंग है, ये परचेज है, और इधर क्लोजिंग है, इस तरह से करके करते थे। याद है आप लोगों को टी शेप वाला, यहाँ पे लिखा ओपनिंग, फिर परचेजेस लिखा, इधर आपने क्लोजिंग लिखा, सेल्स लिखा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, सेल्स गया है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, परचेज यहाँ पे, ओपनिंग यहाँ पे। मतलब इस तरह के फॉर्मेट में ना लिखने इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया, और क्या किया, कैटेगरीज बना दी, फिर उन कैटेगरीज के अंदर आपको लिखना है। और वो भी यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर आप डालेंगे, सपोज नोट नंबर 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हुआ, 3 यहाँ पे हो गया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है, फिर नोट नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, ऊपर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और फिर उसके नीचे डिटेल्स जो जो होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये अलग चीज होती है, इसमें नहीं आएगी। फिर उसके चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब देखिए पहले क्या होता था, वेजेस आपके किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में, सैलरीज किस में जाएंगी, आपके P&L में। अब यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर, सॉरी एक्सपेंस के अंदर वेजेस आएगा, सैलरी सब एक साथ आएंगे, उसके अलावा बोनस हो गया, जो भी आपने एम्प्लॉय को दिया है वो आपका इस कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट हो गई। फाइनेंस कॉस्ट आपकी जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, क्योंकि एक्सपेंस पूछ रहे हैं ना। इनकम तो यहाँ पर चली गई, अगर यही सब चीजें आपकी इनकम है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपके लिए वो अदर इनकम की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, तो फिर उनके लिए आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो भी आपका यहाँ पे आएगा, इसमें नोट नंबर डालेंगे, सपोज 5 है, और फिर जिन जिन चीजों पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा उसको अलग से कैलकुलेशन करके
उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस जो भी इन कैटेगरीज में नहीं गया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप एक्सपेंस का टोटल कर लेंगे। ऊपर रेवेन्यू का टोटल किया, एक्सपेंस का टोटल किया, माइनस किया, तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आएगा। सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, उसके अलावा और जो आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होंगे, और उसमें से माइनस क्या करेंगे आप, एक्साइज ड्यूटी। मैंने आपको बताया था एक्साइज ड्यूटी जो है वो मैन्युफैक्चरर पे करता है, मैन्युफैक्चरर पे करता है। और मैन्युफैक्चरर को ही जब उसको वो फैक्ट्री से सामान उसको वहां से उठाएगा तो उस समय पे उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। जैसे एक तो एक्साइज ड्यूटी तो आपकी हो गई विद इन कंट्री। अगर आप इंडिया में कोई सामान बन रहा है और उसको आप बेच रहे हैं, तो आप जब उसको फैक्ट्री से उठाएंगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। लेकिन अगर सपोज कोई सामान बाहर से आया तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी पे करनी है। तो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ये आपके जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनके लिए लगता है, कस्टम ड्यूटी आपके जो बाहर से है उनके लगता है। फिर उसके बाद आपका अदर में क्या आएगा, ये आपका इंटरेस्ट और जो भी आपकी और फाइनेंशियल सर्विसेज है उनसे जो मिल रहा है। फाइनेंस कॉस्ट क्या हो जाएंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे किया, और या फिर आपने और चीजें पे की। ठीक है, देखिए पढ़ने में तो बहुत बोरिंग सा है ये चैप्टर, लेकिन आप लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यही पूछेंगे, कौन सा एक्सपेंस या कौन सी कैटेगरी किसके अंदर आएगी, किस मेन हेडिंग के अंदर आएगी। अभी देखिए इन सब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या प्रेस्क्राइब करता है कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जितने भी नीचे पॉइंट्स हैं ये सब जो आपके रिफ्लेक्ट करने चाहिए, इंक्लूड करना है। प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड और अदर रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड एंड ट्रेड पेबल्स, प्रोविजंस, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। और देखिए फिर ये करंट एसेट्स वगैरह, मतलब सारी चीजें दी हुई है कि उन्होंने क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं एक बार वो क्वेश्चन देख लेती हूँ तब तक जो बुक में आया हुआ है, ग्रुप में, सॉरी। इस क्वेश्चन में पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इश्यू किया है, 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और 10 रुपीज का एक है। फिर उसके बाद, और ये जो 10 रुपीज है ये कैसे पेबल है, ये आपका पेबल है 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट और 4 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। तीन ही कॉल्स हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंपनी has received application money from all but allotment has not been। ठीक है, एप्लीकेशन पे पूरे 10,000 का पैसा आ गया, अलॉटमेंट पे क्या हुआ, 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स हो गए। अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपए की, तो 1500 के क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर्स हो गए। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, फिर 9500 का हुआ होगा।
ये बता दीजिए जरा कैलकुलेट करके। ₹28,500। अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ चुका है? सीधा सीधा 30,000। इस पे भी 30,000 आना था, लेकिन 1500 के कॉल्स इन अरियर हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल पूछा है। सब्सक्राइब और आपका पेड अप। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? जो कि पब्लिक ने मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया जिनके लिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ ये तो बोला नहीं कि प्रोराटा था या क्या था, तो सब्सक्राइब कैपिटल का कितना था? अब देखिए हमने इसमें जो लास्ट कॉल है, लास्ट कॉल के बारे में उन्होंने ये तो क्लियर किया नहीं है कि फाइनल कॉल मांगी या नहीं मांगी। ठीक है, तो अभी हम इस फाइनल कॉल को इग्नोर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं अभी फाइनल कॉल नहीं मांगी है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो उस केस में जो आपका पेड अप कैपिटल होगा, तो पेड अप कैपिटल होना चाहिए 30,000 ये और 28,500 ये हो गया 500 58,500। ये तो ऑप्शन में नहीं है सर। इसका आंसर क्या दिया हुआ है पेड अप कैपिटल वाले का, जिनका क्वेश्चन था ये? देखना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया इसको। अच्छा ठीक है सर, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ओके। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है ना कि ये जो हाँ, लास्ट इसलिए कॉल है पूछ। इसका। जी, तो इसका अगर आप आंसर मैं बता देंगे तो आइडिया लग जाएगा कि इन्होंने क्या कंसीडर किया है, कि इसको ओके लिया है ओके। कि नहीं लिया है। एक बार चेक कर लीजिए सर। पेड अप भी पूछा है ना। देखिए पेड अप का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जितना आपने मांगा है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस जो आपके कॉल्स एंड अरियर है। ठीक है, वही हमने किया। कॉल्स एंड अरियर्स कितने 1500 के हुए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइनल कॉल उन्होंने नहीं मांगी है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉल्ड अप कितना हो गया 3 और 3 6 हो गया, तो 60,000 हो गया आपका कॉल्ड अप और माइनस कॉल्स एंड अरियर्स कितने हो गए 1500। तो आपका जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो 58,500। ठीक है, कॉल्ड अप मतलब पेड अप जो इस क्वेश्चन में पूछा है। सर मिला आंसर? देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है जितना कि पब्लिक ने शेयर्स शेयर्स के लिए पैसा दिया या शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इनटू
आपका जो भी एक शेयर का प्राइस होगा वो आ जाएगा। पेड अप में आपका वो आता है जो पैसा आपने मांगा माइनस जो नहीं मिला वो, ये आपका पेड अप है। और कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप अगर आपसे कोई पूछे तो वो 60,000 है इस क्वेश्चन में। कॉल्ड अप 60,000 है, पेड अप 58,500 है, सब्सक्राइब्ड पूरा 1 लाख है। उसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन में? कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स एंड अरियर्स पूछ सकते हैं, वो 1500 है। अनकॉल्ड पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें अनकॉल्ड अमाउंट कितना है, तो अनकॉल्ड अमाउंट है इसमें 10,000 इंटू 4 रुपीज जो कॉल नहीं मांगी, 40,000 इसमें अनकॉल्ड है। तो अनकॉल्ड अमाउंट पूछे तो 40,000 है, कॉल्ड अप 60,000 है, सब्सक्राइब 1 लाख है, कॉल्स इन एरिया 1500 है, पेड अप 58,500 है। तो इसका आंसर जो भी है ऑप्शंस में तो मुझे दिख नहीं रहा है, और मुझे इसका एक आंसर तो गलत भी लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो इन्होंने पेड अप कैपिटल पूछा उसमें फुल अमाउंट्स है, तो या तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कॉल्ड अप, क्योंकि कॉल्ड अप है तो वो 60,000 हो सकता है। आप खुद सोचिए पेड अप क्या है, 1500 तो आया ही नहीं है ना, तो पेड अप आपका फुल अमाउंट कैसे हो सकती है? अगर इसका आंसर हम 60,000 भी लगाएं तो उस केस में क्वेश्चन में पेड अप की जगह कॉल्ड अप होना चाहिए। कॉल्ड अप होगा तो 60,000 होगा और ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है सब्सक्राइब वाला, उसका आंसर 1 लाख है। ठीक है, बाकी देखिए सर क्वेश्चंस में एरर भी हो सकती है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सर अगर आंसर मिला है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आगे आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, कंपनी से रिगार्डिंग। कल हम लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे। नहीं पूछना किसी को कुछ? बताइए। चलिए ठीक है, फिर क्लास एंड कर लेते हैं। कल हम लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।